मॉर्निंग बच्चों, आज हम हमारे निशाब में शामिल पेपर सेकंड बीए पार्ट सेकंड ईयर के पेपर सेकंड में बेवा नावल जो प्रेमचंद ने लिखा है, इससे पहले हम प्रेमचंद और नोवेल के फ़न पर जायज़ा ले चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज हम बेवा नावल का तनकीदी जायज़ा पेश करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेमचंद उर्दू के अजीम नावल निगारों में शामिल किए जाते हैं, शुमार किए जाते हैं। और हम ये भी बाखूबी से जानते हैं कि जदीद उर्दू नावल की बुनियाद उन्हीं के हाथों पड़ी। प्रेमचंद के सही नाम पर पीछे हम चर्चा करके आ चुके हैं। प्रेमचंद की नोवेल निगारी में उनका सही नाम धनपत राय, नवाब धनपत राय के नाम से उन्हें जाना जाता था। बाद में इन्होंने प्रेमचंद नाम को रिवाज में लिया, काम में लिया। लेकिन नावल और अफसाने की दुनिया में प्रेमचंद के नाम के से ही ये मशहूर हुए हैं। प्रेमचंद के नावल हमारे अदब का एक अनमोल ज़ख़ीरा है। मुंशी प्रेमचंद समाज, मुआशरे, सियासत या यूँ कह लीजिए कि ज़्यादातर बिस्तर अपने नोवेलों में समाज और मुआशरे को की इस्लाह चाहते हैं। इस वजह से समाजी और मुआशरती मौजू को तवज्जो देते हैं। इसलिए उन्होंने अपने नोवेलों में अधिकतर समाज की बुराइयों को निशाना बनाया और उनकी इस्लाह के लिए बहुत ही अहम कदम उठाए। उनका अगर हम किसी भी नावल को पढ़ेंगे, उस पर गौर व फिक्र करेंगे, तो हर नावल किसी न किसी मकसद के तहत लिखा गया है। जिनमें एक ख़ास नावल बेवा भी है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हम तनकीदी जायज़ा लेने जा रहे हैं। बेवा नावल भी समाज और इस्लाह के मौजू रखता है। समाजी और इस्लाही नावल है और इसमें समाज की बुराइयों की तरफ इशारा किया गया है, मुतवज्जो किया गया है। सबसे पहले कोई भी नोवेल लिखा जाता है, कोई भी कहानी लिखी जाती है, तो हमारे पास किस्से का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें सबसे अहम जुज़ू, पहला जुज़ू हम रखेंगे किस्से को। किस्से पर नज़र डालते हैं कि इनका किस्सा कैसा है। मुंशी प्रेमचंद के नोवेल बेवा का किस्सा बहुत ही मुख्तसर है, यानी थोड़ा है, बताते हैं। पंडित बसंत कुमार की बीवी पूर्णा शादी के 3 साल बाद बेवा हो जाती है। वो ज़िंदगी भर अपने आप को दुनिया की या दुनिया से बचाती फिरती है। प्रेमचंद ने नावल का उन्वान पुर इसरार व दिल फरेब मुंतखब किया है और पूर्णा की एक जीती जागती तस्वीर खींच दी। इसके बाद हमारे पास नोवेल का जो दूसरा जज़ू होता है, प्लाट, जो नोवेल की रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें प्रेमचंद के इस नावल पर, उसके प्लाट पर, बेवा के प्लाट पर नज़र डालते हैं। बेवा नावल का प्लाट हिंदुस्तान की 2 औरतों की ज़िंदगी से वाबस्ता है। एक पूर्णा जो बेवा है और दूसरी कुंवारी लड़की प्रेमा। पूर्णा हुस्न की पुतली होने पर आसमाने कुछ
रफ्तार के जुल्म का शिकार हो गई और गफ़वाने शबाब में बेवा होकर तरह तरह के मशाइब में गिरफ़्तार हो गई, मुसीबतों में गिरफ़्तार हो गई जवानी में ही। मुख्तलिफ़ लोगों ने उसकी इस्मत पर हमला करना चाहा, लेकिन वो बेदाग शहाफ बचकर निकल गई और बिल आखिर एक बेवा आश्रम में आकर पनाह गज़ी हो गई। वहाँ पीपली के पेड़ के नीचे उसने एक छोटा सा मंदिर बनाकर इत्मीनान हासिल कर लिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अब हम बेवा के किरदार पर चर्चा करते हैं, किरदार निगारी पर, कि उसकी किरदार निगारी कैसी है। देखिए, नावल की कामयाबी में किरदार रूह का सा काम करते हैं, यानी उसमें नोवेल में रूह डालने का काम करते हैं। इसलिए नावल की कामयाबी में किरदार निगारी भी एक अहम चीज़ है। किरदार ऐसे हों कि जो हकीकी हों। बेवा के किरदार बिल्कुल हकीकी मालूम होते हैं और जीती जागती तस्वीर लगते हैं। अब हम इसके जो किरदार हैं उन पर कुछ चर्चा करते हैं कि इनके किरदार कैसे हैं। पहला जो हमने अहम किरदार हैं, दो अहम किरदार जैसे कि पूर्णा, प्रेमा, इन पर चर्चा करेंगे। पहला है पूर्णा का किरदार। पूर्णा इस नावल में एक हीरोइन या बेवा का एक बेहतरीन किरदार नज़र आती है। देखिए, पूर्णा को जो किरदार है वो इसका मरकज़ी किरदार है, अहम किरदार है, इसलिए इसे हम हीरोइन से तस्बीह दे रहे हैं। ये एक खूबसूरत हसीन लड़की है। इसकी शादी बसंत कुमार से होती है, लेकिन शादी के 3 साल बाद बेवा हो जाती है और इसको तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन आखिर में वो अपनी ज़िंदगी एक विधवा आश्रम में गुजारती है। पूर्णा एक खुददार औरत थी, यानी इसमें पूर्णा की खुददारी पर भी जिक्र किया गया है। पूर्णा नावल में कदम कदम पर खुददारी का मुजाहिरा करती है, अपनी खुददारी की पेशकश देती रहती है। इसकी मिसाल ये है कि जब वो प्रेमा के घर पहुंची और उसका इस्तकबाल हुआ तो उसको बहुत अफसोस हुआ कि वो दूसरों की दस्तनगरिब बनकर आई है। प्रेमा ने कहा है, प्रेमचंद ने इसमें पूर्णा के किरदार के बारे में कहा है कि पूर्णा के पास दौलत ना थी मगर मीठी बातें थी, हसास बशास चेहरा था, हमदर्दी थी, खिदमत गुजारी थी, जो दौलत की निस्बत ज़्यादा कीमती जवाहर है। अगला किरदार है इसी नोवेल में जो अहम किरदार की अहमियत रखता है, हामिल है। मुंशी प्रेमचंद के नावल में बेवा में जो किरदार के लिहाज से प्रेमा किरदार सबसे अहम समझा जाता है, जिसे उससे भी ज़्यादा, पूर्णा से भी ज़्यादा मरकज़ियत हासिल है। प्रेमा शुरू से आखिर तक फ़र्ज़ व मोहब्बत की कसमकस में गिरफ़्तार रहती है। वो अमृत राय से मोहब्बत करती है, लेकिन अमृत राय शादी से इनकार कर देता है। बाद में प्रेमा की शादी अमृत राय का जो दोस्त है दाननाथ, उससे हो जाती है। दाननाथ प्रेमा से मोहब्बत करता है। अमृत राय की शादी प्रेमा की बड़ी बहन से होती है जिसका इंतकाल हो गया था। उसके मरने के बाद में इस बात का दाननाथ की जो मोहब्बत है उसका अमृत राय को जानकारी थी, उसकी खबर थी। शादी के बाद प्रेमा एक पतिव्रता फरमाबरदार औरत की शक्ल में अपने खाविंद की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रेमा एक शरीफ और बावकार हिंदुस्तानी औरत की खूबसूरत तर्जमानी करती है। प्रेमा के किरदार
में हुस्न भी है, इश्क भी है, शर्मो हया भी है, फ़र्ज भी है, कुर्बानी का जज्बा भी है, इज़्ज़त की पासदारी भी है और शोहर परस्ती भी है। नावल बेवा में प्रेमा का किरदार मशरिकी औरत की सही तर्जमानी करता है, यानी हमारी जो संस्कृति है उसकी पूरी तरह से तर्जमानी करती हुई नज़र आती है। अब देखिए, जो हमने प्रेमा और पूर्णा के किरदार में जाना, तो प्रेमा का किरदार पूर्णा के किरदार से भी यहाँ मरकजियत का हामिल है। इसके बाद में जो अगला किरदार है वो अमृत राय का किरदार है, जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि अमृत राय इस नावल का हीरो है। ऐसा किरदार अमृत राय का है। तो चलिए आगे हम अमृत राय के किरदार पर चर्चा करते हैं। अमृत राय का किरदार, प्रेमचंद के नावल में अमृत राय का किरदार एक खास मकाम रखता है। अमृत राय की शादी लाला बद्री प्रसाद की बड़ी लड़की से हो जाती है। बीवी के इंतकाल के बाद वो मायूस और उदास हो जाता है। एक दिन वो दाननाथ के साथ काशी के मठ में पंडित अमरनाथ की तकरीर सुन रहा था। उससे मुतासिर होकर अमृत राय का जहन बदल गया। अमरनाथ ने अपनी तकरीर में कहा था कि जिनकी बीवियां मर चुकी हैं उन्हें किसी कुंवारी लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं है। ये बात अमृत राय के दिलो दिमाग पर असर कर जाती है और अमृत राय ने कभी किसी कुंवारी लड़की से शादी ना करने का फैसला कर लिया, इरादा कर लिया। अमृत राय समाज की ठुकराई हुई बेवाओं की तरफदारी करके उनकी इज्जत की ज़िंदगी बसर करने का एक नया रास्ता तैयार करता है। आखिर वो अपने मकसद में कामयाब होता है। अमृत राय का किरदार बेवा औरतों के सिलसिले में एक ऐसा किरदार है जो समाज की फरसूदा रस्मों और रिवायतों से बगावत करके कुछ नए इस्लाही कदम उठाने पर कमर बस्ता हुआ। अमृत राय के किरदार से प्रेमचंद ने अपने नावल बेवा में औरत के मसले का एक ऐसा हल बताया है कि जिस पर अमल करके समाजी इस्लाह की जा सकती है। इन किरदारों के अलावा दाननाथ एक प्रोफेसर है। बद्री प्रसाद कमला प्रसाद का बावकार कमला प्रसाद इंसान है, बावकार इंसान है। पंडित अमरनाथ एक समाज सुधारक है। मुख्तसर ये कि बेवा किरदार निगारी के लिहाज से भी एक अहम नावल है। तो देखिए किरदार निगारी के लिहाज से बेवा का किरदार कैसा है या बेवा नोवेल किस तरह का है। हमें इन्होंने बताया है कि किरदार निगारी के लिहाज से एक बेहतरीन नोवेल में गिना जाने वाला एक बेहतरीन नोवेल है। इसकी किरदार निगारी पर प्रेमचंद ने बड़ी ही मेहनत की है। बड़े अच्छे और जिंदा जावेद किरदार पेश किए हैं। अब हम आगे इनके मकालमों पर चर्चा करते हैं। प्रेमचंद के नावल बेवा की मकालमा निगारी नावल की कामयाबी के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि मकालमा साफ हो और सीरी हो यानी मीठा हो और किरदारों की हैसियत के मुताबिक हो। बेवा के मकालमे इस कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। जैसे अमृत, मेरी शादी की फ़िक्र में
तुम क्यों पड़े हो दाननाथ। अजी तुमने अहद किया था, याद है, आखिर उसे पूरा करोगे। अमृत मैं अपना अहद पूरा कर चुका, दाननाथ कहते हैं झूठे। तो इस तरह से इनकी जो गुफ्तगू है इसको पेश किया गया है। इसके बाद इस नोवेल की हम मंजर कशी पर चर्चा करते हैं। बेवा नावल में प्रेमचंद ने मंजर निगारी के बेहतरीन नमूने पेश किए हैं। गुंचा बागीचे का मंजर निहायत खूबसूरती के साथ खींचा है। पूरा माहौल हमारे सामने आ जाता है। बागीचा बहुत बड़ा ना था। आम, अमरूद, लीची वगैरह की कलमें लगाई जा रही थी। हाँ, फूलों के पौधे तैयार हो गए थे। दरमियान में एक हौज था। हौज जाने के लिए चारों तरफ 4 रविश बनी हुई थी और हर एक रविश पर बेलों से मंढे हुए बांस के छोटे छोटे फाटक थे। इसके साये में संगी पंचें रखी हुई, बेंचें रखी हुई थीं। उसने गुलदस्ते को बेंच पर रख दिया। देखिए किस तरह से हमारे सामने एक बगीचे का पुरकशिश मंजर पेश किया है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम खुद उस बागीचे में मौजूद हैं। इसके बाद में प्रेमचंद की जुजियात निगारी, इस नोवेल में जुजियात निगारी कैसी की है। प्रेमचंद को जुजियात निगारी में कमाल हासिल था। वो हर मौका की छोटी छोटी बातों का जिक्र निहायत तफसील के साथ करते हैं। मसलन विधवा आश्रम के कमरों की सजावट, सामान की तफसील इस अंदाज में बयान की है। आश्रम के दरवाज़ा के दोनों बाजुओं पर 2 बड़े बड़े कमरे थे। नुमाइश के कमरा में सूत, ऊन, रेशम, सलमा, सितारे, मूंज वगैरह की खुशनुमा बेल बूटेदार अशिया चीज़ें शीशे के दरवाज़ों में रखी हुई थी। सले हुए कपड़े भी अलगनियों पर लटक रहे थे, यानी अलंगनियों पर। अलंगनियों से मुराद है जो तार होता है जिस पर कपड़े सुखाए जाते हैं। मिट्टी और लकड़ी के खिलौने, मोजे, बनियान, तस्वीरें सजी हुई थीं। आश्रम में उगे हुए पौधे गमलों में लगे हुए थे। तो इस तरह उन्होंने छोटी से छोटी चीज़ का अपने नोवेल में जिक्र किया है। विधवा आश्रम का इस तरह से मंजर हमारे सामने पेश किया है कि वो एक जीती जागती सी तस्वीर बनकर हमारे सामने उभर कर आता है। अब इसका जो मकसद है वो क्या है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम ये बखूबी जानते हैं कि नावल का मकसद सियासी, समाजी, अखलाकी भी हो सकता है। बेवा नावल का मकसद यही है कि पढ़ने वालों को उस तरफ ध्यान दिलाया जाए कि समाज में कितनी बुराइयां पैदा हो गई हैं और आम लोग बेवाओं के साथ कैसा नाजेबा सलूक करते हैं। जो लोग बेवाओं की मदद करने का बेड़ा उठाते हैं उनको दुनिया वाले बदनाम करते हैं। इस नोवेल में इस बुराई को किस तरह दूर किया जा सकता है उसका इलाज भी बताया है। किस तरह बेवा पूर्णा अमृत राय के विधवा आश्रम में आकर ज़िंदगी
के दिन गुजारती हैं। अमृत राय एक बेवा आश्रम खोलता है, विधवा आश्रम खोलता है, जिसमें विधवाओं को शरण दी जाती है और इज्जत की ज़िंदगी जीने की इज्जत की ज़िंदगी जिलाने की कोशिश की जाती है, ताकि बेवा भी एक अच्छी और बढ़िया इज्जतदार ज़िंदगी जी सके, खुददार ज़िंदगी जी सकें। वहाँ उनके लिए हर तरह से काम भी करने को लिए दिया जाता है, खाने पीने का हर तरह का वहाँ साधन, वहाँ मदद फराहम की जाती है। तो इस नोवेल का मकसद ये है कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो बुराई है, ये जो मर्ज है, इसका इलाज बेवाओं से या तो शादी कर ली जाए। अगर किसी इंसान की औरत मर गई है, बीवी का इंतकाल हो गया है, तो वो कुंवारी लड़कियों से शादी करने की बजाय किसी बेवा की ज़िंदगी संवारे, किसी विधवा को अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेकर आए, खुशहाल ज़िंदगी की तरफ लेकर आए, ताकि वो अपने गमों को भुलाकर एक हंसी खुशी और अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। ये खुदा की तरफ से इंसान के रूप में एक नेमत भी कही जा सकती है कि बेवा कोई ज़िंदगी को संवारना कितना बड़ा सवाब का, कितना बड़ा पुण्य का काम है। बेवा मुंशी प्रेमचंद का एक कामयाब नावल है। ये अपने मयार पर पूरा उतरता है। इसमें समाज की एक मखसूस बुराई का जिक्र किया गया है और उस बुराई को दूर करने की भी तरकीब बताई गई है। मुंशी प्रेमचंद ने समाज की इस बुराई को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इस नोवेल में बेवाओं की ज़िंदगी पर जोर दिया गया है और ये मैसेज दिया गया है, ये पैगाम दिया गया है कि उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे बढ़िया उनको ज़िंदगी जीने का फिर से मौका दिया जा सकता है। या तो विधवा आश्रम खोल दिया जाए ताकि विधवाओं को वहाँ पर पनाह मिल सके, वो एक जगह रह सकें और अपनी गमों को भुलाकर आपस में खुशियाँ बांट सके। या फिर कोई ऐसा शख्स जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया हो, वो उसे एक बेहतर ज़िंदगी दे सकता है उससे शादी करने के बाद। तो बड़ा ही पुर असर अंदाज में अपना नोवेल पेश किया है इन्होंने और समाजी बुराइयों पर जोर दिया है, उन बुराइयों का हल बताया है अपने इस बेहतरीन अनमोल नोवेल में प्रेमचंद ने। तो आज हमारी क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद में आगे जो हमारा इस सेकंड पेपर का कोई टॉपिक बनता है उस पर चर्चा करेंगे।